अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 11 और टाइटल है इसका अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर। तीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अल्कोहल, फिनोल और वाटर ईथर सॉरी। आप बेटे अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये जो तीनों हमारे पास ऑर्गेनिक क्लासेस हैं बेटे, ये असल में इनको डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो वाटर से में भी डिराइव हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर है उसका स्ट्रक्चर है ये H2O। ओके, अगर मान लें कि अगर मैं वाटर के बेटे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं किसी भी R ग्रुप से, मतलब कार्बन की चेन से, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह से R लिख दूं तो ये देखें आपके पास ये अल्कोहल बन जाते हैं। और अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है ROH, मतलब OH ग्रुप तो होगा उसके अंदर, लेकिन साथ क्या है, एक चेन। तो ये फार्मूला अल्कोहल्स का होता है। सो दैट्स व्हाई अल्कोहल इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ वाटर। सिर्फ अल्कोहल नहीं बल्कि फिनोल और ईथर भी, ठीक है। अब अगर मैं इस R ग्रुप को बेटे रिप्लेस कर दूं किसी भी फिनाइल ग्रुप की मदद से, मतलब फिनाइल ग्रुप इसकी जगह लगा दूं, मतलब ये R ग्रुप H था, H को आप इससे रिप्लेस कर देंगे, उधर से भी रिप्लेसमेंट कर, लेकिन बेसिकली यहाँ का रिप्लेसमेंट है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर उसकी जगह हम फिनाइल ग्रुप लगा लें। फिनाइल ग्रुप क्या होता है बेटे, बेंजीन रिंग अगर किसी चीज के साथ अटैच होती है तो उसे फिनाइल कहते हैं। उसका फार्मूला होता है C6H5, ठीक है। तो ये आपके पास एक नई क्लास बन जाती है, दैट इज फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बेंजीन रिंग होगी O और ये H, ये भी वाटर से डिराइव हुआ है कि वाटर का H निकाल के यहाँ पे बेंजीन लगा दो तो आपके पास ये बन जाता है। सिमिलरली बेटे ईथर, अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन को हम किसी कार्बन की चेन से R ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो आपके पास एक नई क्लास बन जाती है, दैट इज ईथर। सो दैट्स व्हाई अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अब इसकी सबसे पहले टाइप जो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल को डिस्कस करेंगे, अल्कोहल क्या है, कैसे हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं। अल्कोहल्स बेटे जनरल फार्मूला ROH, जैसा कि यहाँ पे भी मैंने बताया कि जो अल्कोहल के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटे वो OH है, ये वाला, ठीक है। OH जो है वो अल्कोहल के अंदर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जो कि हर अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट होता है, और R कार्बन की चेन है। अब अल्कोहल को बेटे क्लासिफाई किया गया है, दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। पहली जो क्लासिफिकेशन की जाती है बेटे वो इस बेस पे कि कितने आपके पास OH ग्रुप हैं किसी, क्योंकि OH ग्रुप एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और ज्यादा भी। तो अगर तो आपके पास किसी अल्कोहल के अंदर एक OH ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल ये इथाइल अल्कोहल के अंदर है, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे मोनोहिड्रिक अल्कोहल। मोनोहिड्रिक अल्कोहल। दो होंगे तो डाई आ जाएगा, डाईहिड्रिक अल्कोहल, जैसे कि यहाँ पे देखें ये एथिलीन ग्लाइकोल की एग्जांपल है और इसके अंदर दो OH ग्रुप हैं, तो एक डाईहिड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे एक और मैंने एग्जांपल लिखी हुई है बेटे, ये आपके पास ट्राईहिड्रिक है, अगर 4 OH आ जाएंगे तो टेट्राहिड्रिक, 5 आ जाएंगे तो पेंटा एंड सो ऑन। तो एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। और दूसरी आपको बड़े से वाकिफ भी हैं आप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। अब देखें, अब इसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि प्राइमरी है क्योंकि वो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो दिस विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एक ऐसी कार्बन से अटैच है जो फर्दर दो कार्बन से अटैच है, मतलब सेकेंडरी कार्बन से, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी के अंदर OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 1, 2 और 3 कार्बन की चेन से अटैच है, तो इस वजह से हम इसको बोल देते हैं दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन होगी अल्कोहल की। अब नॉमेनक्लेचर आपको आता भी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटे। नॉमेनक्लेचर यही है, रूल सेम है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर OH आ जाए, ठीक है, और मतलब जो जिसके साथ OH की अटैचमेंट हो कम से कम, और फिर आपने नंबरिंग देनी है OH को, ठीक है, कि OH जिस साइड से करीब पड़े आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब लिखेंगे कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। आईयूपैक नेम डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन नेम बाद में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज इथाइल अल्कोहल, और बेटे ये इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। इथाइल अल्कोहल आर कॉमन नेम, हम इसको भी मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन आईयूपैक नेम रखने का तरीका कुछ और है। अब यहाँ पे सबसे लंबी चेन तो यही बनती है दो कार्बन की, दो कार्बन वाली को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। अब इसको करने का तरीका बेटे ये है, आप नंबरिंग की 1, 2, तो 1 पे OH लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रोपेन कह दिया, इथेन कहते हैं इसे।
तो 2 कार्बन वाला इथेन है बेटे। आपको कहता है आयुपैक कहता है कि आपके पास अल्कोहल का अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो आपको एंड पे OL का ये जो आपके पास कह रहे हैं कि सुफिक्स है ये ऐड करना पड़ेगा। सुफिक्स मतलब जो चीज़ बाद में हम लिखते हैं, ये आपको ये सुफिक्स ऐड करना पड़ेगा OL का। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी आपके एंड में ई आए जिस कंपाउंड के नाम पे, मतलब इथेन है, प्रोपेन है, एंड पे ई तो आ रहा है ना, आपने उस ई को रिप्लेस कर देना है किससे, OL से। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ, ई को रिमूव किया और OL लिख दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, एथानॉल। क्या बन गया, एथानॉल। आप इसको 1 एथानॉल भी कह सकते हो क्योंकि 1 पोजीशन पे हुआ है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास बेटे आपको हो गया एथानॉल, ठीक है। इसका आयुपैक नेम है एथानॉल, कॉमन कहना चाहें तो इथाइल अल्कोहल। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग CH3 सॉरी। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर 4 कार्बन है, सबसे लंबी चेन भी है, तो ये होगा ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन ई नहीं हमें लगाना, OH है तो OL लगा देना है, तो इसका नाम होगा ब्यूटानॉल। पोजीशन शो करें तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, जिस साइड पे OH करीब है तो इसकी नाम हो जाएगा टोटल 1 ब्यूटानॉल। और इसी तरह से आपने सबके नाम रखते चले जाना है, बस यही आपके पास एक मेन चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 OH ग्रुप आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो बेटे सिंपल वही आपने उनके साथ प्रीफिक्स यूज कर लेनी है, डाई, ट्राई, ठीक है, जितने भी उनका नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एग्जांपल को ले लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे 2 आपके पास OH ग्रुप आ रहे हैं, नंबरिंग इस साइड से भी करोगे सेम पोजीशन पे पड़ेंगे, तो 1 2, तो ये 2 आपके पास नंबरिंग होगी। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, अब इसका नाम आप 2 तरह से रख सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि ये कार्बन की चेन का नाम लिखें, वो क्या है, इथेन, ठीक है। कार्बन की चेन का नाम क्या है, इथेन, 2 कार्बन वाला है, सिंगल बॉन्ड है। और फिर आप पोजीशन शो करें, इथेन 1 2 के 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे क्या है, डाई 2 और मतलब OH ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाईओल, ठीक है। समझ आ रही बात, इथेन 1 2 डाईओल। अब फॉर एग्जांपल इसका अगर नाम रखना चाहें तो नंबरिंग 1 2 3। अब देखो ये प्रोपेन है, 3 कार्बन वाला है, तो इसका नाम रखने का तरीका क्या होगा कि आप प्रोपेन लिखोगे, इसमें वो ई रिमूव करके OL नहीं लगाना, जब 2 आ जाए या 3 आ जाए, प्रोपेन लिख दिया। अब आपने क्या करना है बेटे, पोजीशन शो करनी है। पोजीशन क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। कितने हैं, 3, ट्राई आ जाएगा, ओल मतलब OH ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 ट्राईओल, ठीक है, प्रोपेन 1 3 ट्राईओल। अगर 4 आ जाएंगे बेटे इसी तरह से टेट्राओल है, सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो ये आपके पास है कि अगर आपके पास OH ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएं तो फिर आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो आपके पास पेरेंट चेन है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वो जो OH ग्रुप है उनकी पोजीशन को शो करेंगे और फिर प्रीफिक्स यूज करके आप एंड पे OL लगा के उसको कंप्लीट करेंगे नेम को। तो ये आपके पास सिंपल बेसिक रूल है। अच्छा अब ना एक और चीज़ है यहाँ पे रूल्स के अंदर कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे अक्सर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी होता है। मतलब कुछ कैसा कुछ ऐसा कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है CH3 मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये है, अब आपने इसका नाम रखना है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ से OH करीब पड़ेगा, तो यहाँ से भी 2 पे पड़ रहा है, यहाँ से भी 2 पे पड़ 3 पे पड़ रहा है, तो आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मल हालात में तो बेटे ये ठीक है, लेकिन देखें अब यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा बल्कि OH के साथ यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। तो बेटे अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर आप उसके लिहाज से नंबरिंग करेंगे, उधर से नंबर स्टार्ट करेंगे, ना कि आप किसी और जगह से, ठीक है। आप किसी और जगह से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर आपको OH को छोड़ते हैं क्योंकि आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ी थी, उसमें COOH पहले आता है और OH कहीं जाके बाद में आता है, ठीक है। अगर कोई एल्डिहाइड आ जाए, आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, क्योंकि अल्कोहल के साथ अक्सर ये ग्रुप आ जाते हैं कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, तो फिर आपने अल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने इसको फिर प्रायोरिटी नहीं देनी, फिर आपने इसके लिहाज से नंबरिंग नहीं करनी, बस एक ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आपने नंबरिंग करनी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से, मतलब 1 2 3 4 आपने उसको प्रेफरेंस देनी,
और इसी के मुताबिक फिर आपने नाम लिखना है। और फिर आपने जो आप ओ लिखते हो वो टर्म ही नहीं यूज करनी, फिर आपने इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रीफिक्स के तौर पे लिखना है और पहले लिखना है। मतलब कैसे, इसका नाम क्या बनेगा कि मैं लिखूंगा कि 3 पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी, फिर हम ओल की जगह क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, आगे 1 2 3 4 कार्बन है तो आ जाएगा ब्यूटेन। और देखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे आ जाए ना तो हम ई को रिमूव करके ओइक एसिड लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड, तो इसका पूरा नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। तो बस बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन इनमें से कोई ग्रुप आ जाए तो फिर आप अल्कोहलिक ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं दोगे, आप उनके लिहाज से नंबरिंग करोगे और फिर आप और भी नहीं लिखोगे, आप बल्कि OH को पहले लिखोगे सारे नाम से पहले प्रीफिक्स के तौर पे। मतलब प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, 3 हाइड्रोक्सी देन ब्यूटानोइक एसिड, जो भी आगे उस कंपाउंड का नाम बनेगा। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल सा, बस ये चीज़ एक नई चीज़ है, आपने इसको ज़हन में रखना है। बाकी बेटे अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी फर्दर डिस्कशन कि अल्कोहल्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं बेटे अब हम प्रिपरेशन की कि अल्कोहल्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 अल्कोहल की टाइप हैं, फर्स्ट वन इज इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, 2 हैं बेटे। हम मेथनॉल जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे कि इंडस्ट्री में इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। और हम एथानॉल जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं उसकी भी प्रिपरेशन देखेंगे कि उसको इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल्स का इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और बहुत सारे ममालिक के अंदर इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो इस्लाम में तो प्रोहिबिट है, तो इस वजह से हराम है, तो हम यूज़ नहीं करते। हमारा जो बेसिकली यूज़ होता है वो इंडस्ट्रियल यूज़ ही होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सबसे पहले मेथनॉल की बात करते हैं, CH3OH मेथनॉल, ठीक है। मीथेन के एंड पे और लगा दो तो ये मेथनॉल, तो मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं बेटे। ये आपके पास प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग 2 गैसेस, ठीक है, 2 गैसेस को यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। हम इन दोनों गैसेस को क्या करते हैं बेटे, यूज करते हैं, और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये 2 कैटालिस्ट यूज करके हम इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं और प्रेशर देते हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास जो आपका मिथाइल अल्कोहल है वो प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, मतलब 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले जाते हैं तो CH3 हो गया, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया तो OH हो गया, तो ये आपके पास मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है बेटे, इनको भेजा जाता है गैस प्योरीफायर के अंदर, कि वहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या ये सिर्फ यही गैसेस हैं और कोई गैस तो नहीं है, तो जो भी एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं इनमें से वो निकाल दी जाती है, मतलब प्योर किया जाता है गैस को। प्योर करने के बाद बेटे सबसे अहम काम होता है कंप्रेशन, मतलब प्रेशर अप्लाई करना, जो कि हम कह रहे हैं कि 200 ATM है। हम इस गैस को करते हैं कंप्रेस, ताकि मॉलिक्यूल्स आ जाएं करीब और उनका रिएक्शन हो जाए आपस में करना आसान। तो हम कंप्रेसर यूज करते हैं और कंप्रेसर में हम तकरीबन 200 ATM तक बेटे इतना हाई प्रेशर देते हैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स को कि ये रिएक्ट करें। और जब हम कंप्रेस कर लेते हैं तो फिर ट्यूब्स के जरिए या पाइप्स के जरिए बेटे हम उसको भेज देते हैं एक टावर के अंदर, जिसका नाम है कैटालिटिक टावर या कैटालिस्ट टावर भी आप इसे कह सकते हैं। अब इस टावर के अंदर बेटे हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है बेटे वो रिएक्शन करती है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कैटालिस्ट भी प्रेजेंट है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास कैटालिस्ट भी प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ पे साइड पे रखे होते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे टेम्परेचर कितना देना है, अप्रोक्सीमेटली 450 सेल्सियस। तो इस कैटालिटिक टावर के अंदर कैटालिस्ट प्रेजेंट है और ये जो कंप्रेस हुई दोनों गैसेज आई ये यहाँ पे रिएक्शन करती हैं और मेथनॉल के वेपर्स बनाती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो मेथनॉल वेपर फॉर्म के अंदर होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर देखें अब हमें गैस है उसको कूल भी तो करना है, उसको ठंडा भी तो करना है ना, तो फिर बेटे यहाँ पे हम कूलिंग का इंतजाम किया होता है, समझ लें कूलर लगाया हुआ हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हॉट गैसेस होती हैं, मेथनॉल जो बना होता है बेटे, अब मैं सारी की सारी गैस तो मेथनॉल में नहीं कन्वर्ट होती, तो मतलब मेथनॉल भी बनता है, यहाँ पे गैसेस भी होती हैं, तो बेटे जो भी होता है यहाँ पे फिर उसको इस पाइप के जरिए इस कूलर के पास भेजा जाता है, ठीक है, इस फ्रीजिंग एजेंट के पास भेजा जाता है, जहाँ पे ये गुजर के जाता है। तो इर्द गिर्द ना हमने इन पाइपों के इर्द गिर्द
यहाँ पे कोई फ्रीजिंग एजेंट ऐड किया होता है ताकि वो इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, कम। अब यहाँ से हमारे पास वो जो वेपर फॉर्म में मेथनॉल था वो गुजरता है तो बेटे वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जाके मेथनॉल आ जाता है। अब मेथनॉल के साथ बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस भी होती हैं जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया होता। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है बेटे वो गैस है, तो वो ऊपर उड़ के इस पाइप में चला जाता है, ठीक है। और वहां पे हमारे पास एक हमने पंप लगाया होता है जो कि यहाँ से सक कर रहा होता है, खींच रहा होता है जो आपके पास गैसेस होती हैं, और वो पंप फिर आगे से दोबारा जो अनरिएक्टेड गैसेस है ना, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, उनको दोबारा से इस कंप्रेसर के पास भेज देता है ताकि वो फिर कंप्रेस हो, फिर रिएक्शन करें। और इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाता है और कोई भी चीज यहाँ पे वेस्ट भी हमारी नहीं होती, मतलब जो यहाँ पे बचा वो फिर जाकर रिएक्शन करेगा। और जो हमारा मेथनॉल होता है वो यहाँ पे से लिक्विड फॉर्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और एक पाइप के जरिए हम उसको अलग कर लेते हैं और हमने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया। तो ये बेटे आपके पास रिएक्शन तो सिंपल था। अब इस रिएक्शन के पीछे हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत बड़े सेटअप होते हैं। टावर का वर्ड यूज किया, टावर बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खासा इंतजाम किया जाता है आपके पास इसको हीट करने का, इसको कैटालिस्ट प्रोवाइड करने का। तो बेटे इस तरह से आपके पास जो मेथनॉल है वो प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल का बेटे दूसरा नाम आपको पता है, इसको आप कॉमन नेम दे दें तो इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, CH3CH2OH इसका फार्मूला होता है। अब एथेनॉल को बेटे, एथेनॉल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, इसको पीने के लिए तो चलो यूज किया जाता है, लेकिन वैसे ही मेडिसिन इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर एथेनॉल के बगैर गुजारा ही नहीं है, ठीक है। अब एथेनॉल को बेटे प्रिपेयर किया जाता है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन बेटे एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, रिएक्शन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि यीस्ट भी हो सकता है, कोई और फंजाई भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके जरिए से ये रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यीस्ट और जो फंजाई होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो एंजाइम एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होते चले जाते हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बन जाते हैं? अल्कोहल्स, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम इसको एथेनॉल को बनाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये आसान है, इकोनॉमिकली भी बेटर है। अब फर्मेंटेशन तो पता चल गया कि एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास यीस्ट और एंजाइम वगैरह एक्ट करते हैं और आपके पास कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है। अब फर्मेंटेशन करवाने के लिए बेटे कुछ कंडीशंस हैं। फर्मेंटेशन हर टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, हर कंडीशंस पे नहीं हो सकती। हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब आपके पास एक कह लें कि ड्रम है, एक पूरा बॉयलर है, आप उसके अंदर क्या करते हैं, आप उसके अंदर फर्मेंटेशन करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करना पड़ेंगे। मतलब फर्मेंटेशन के लिए आपको टेम्परेचर 25 से 35 सेल्सियस के दरमियान रखना पड़ेगा ताकि आपके पास जो एंजाइम है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, क्योंकि जो फर्मेंटेशन में एंजाइम यूज करते हैं हम वो बेटे इस टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम वर्क करते हैं और अपना काम भी कंप्लीट करते हैं। दूसरी बेटे चीज़ कि आपको प्रेजर्वेटिव नहीं यूज़ करने। प्रेजर्वेटिव बेटे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास कहने के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। अगर आपने ये प्रेजर्वेटिव ही यूज़ कर लिए तो फिर यीस्ट फंजाई वगैरह वो किस तरह से काम करेगी? वो काम नहीं कर सकती। दूसरी बेटे चीज़, तीसरी चीज़ बेटे डाइल्यूशन करनी है, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपने यूज़ करना है जब आपने क्या करनी है, जब आपने बेटे फर्मेंटेशन करनी है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट के एयर का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब बंद कमरे में नहीं फर्मेंटेशन हो सकती। बंद कमरे में फर्मेंटेशन करवाएंगे वो कभी नहीं होगी, आपको वहां से एयर भी पास करनी है। एयर क्यों जरूरी है? क्योंकि यीस्ट वगैरह या जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हो उनको ये लाजमन चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें मिलती जाएंगी तो फिर फर्मेंटेशन हो जाएगी। अब फर्मेंटेशन कैसे होती है और हम किस किस चीज से करते हैं? दुनिया में तो बेटे बहुत सारी चीज़ों से शराब या इथाइल अल्कोहल बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो अनाज है उसको भी यूज़ करके बना लेते हैं, आपके पास अंगूर या फ्रूट्स वगैरह उसको भी यूज़ करके बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारा पर्पस तो वो नहीं है बनाने का। पाकिस्तान में या और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बेटे जो कि मतलब एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एग्रीकल्चरल जो वेस्ट आता है, ठीक है, मतलब गन्ने वगैरह से या अनाज वगैरह से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान में बेटे दो तरह से ये बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, ये पूरी दुनिया के अंदर भी एक मोलेसिस को यूज़ करके, एक स्टार्च को यूज़ करके। अच्छा, मोलेसिस क्या चीज़ है? गन्ना है बेटे, कभी आपने गन्ने का रस पिया हो जिसे रोग कहते हैं, तो गन्ने के रस को निकालते हैं। चीनी कैसे बनती है ये ज़रा सुनिएगा। गन्ने के रस को निकालते हैं बेटे, निकालने के बाद उसको करते हैं बॉयल बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको बॉयल करी जाती है और फिर उसको जब कूलिंग करते हैं ना तो फिर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है और आपके पास जो शुगर है ना उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उस शुगर को अलग कर लेते हैं और वो आपको चीनी की फॉर्म में भेज देते हैं।
लेकिन बेटे उस दौरान कुछ वो सारी की सारी ना शुगर बन जाती है, कुछ रेजिड्यू बच जाता है, कुछ हिस्सा बच जाता है मोलेसिस का। मोलेसिस मतलब जो रेजिड्यू या फिर जो कह लो कि फालतू चीजें आपके पास बच गई हैं आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, हम उसको यूज करते हैं। अब शुगर तो जितनी हमने मतलब क्रिस्टलाइजेशन करके निकाल सकते थे निकाल ली। अब अभी बेटे जो रेजिड्यू बचा है जिसे हम मोलेसिस का नाम दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ शुगर प्रेजेंट है। शुगर क्या होती है असल में बेटे? शुगर असल में होता है आपके पास सुक्रोज, ऐसा ही है ना, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? दो ग्लूकोज के यूनिट्स के मिलने से बनता है वो, सॉरी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है C12H22O11। ये आपके पास सुक्रोज का फार्मूला है जो कि मोलेसिस के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वेस्ट की फॉर्म में। वेस्ट के अंदर क्या होता है? सुक्रोज। अब जब हम बेटे उस सारे वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके फर्मेंटेशन टैंक के अंदर डालते हैं, सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं और यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इस तरह से कुछ है। अब जो यीस्ट है ना, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो एंजाइम का नाम है इनवर्टेज, और हमने वाटर भी बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करके ऐड किया हुआ है। तो बेटे हम ये सारी कंडीशन देते हैं, फिर यीस्ट इनवर्टेज जो उसका एंजाइम है वो अपना काम दिखाते हैं और इस क्या कहते हैं सुक्रोज को तोड़कर कन्वर्ट कर देते हैं बेटे ग्लूकोज के अंदर और फ्रुक्टोज के अंदर। ठीक है, वाटर ऐड होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं। अच्छा, अब ये ग्लूकोज बना और फ्रुक्टोज बना बेटे, ये ग्लूकोज के ऊपर फिर यीस्ट तो भी वहां पे है ना, यीस्ट और भी बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, यीस्ट का एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है जाइमेज। अब जाइमेज का काम क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है वहां पे ग्लूकोज बेटे वो उस ग्लूकोज को भी फर्दर तोड़ देता है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है ना, वो इसको तोड़ देता है। ठीक है, और तोड़ के बेटे क्या बनाता है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, मतलब 6 कार्बन से 2 कार्बन डाइऑक्साइड में चले गए और बाकी बेटे आपके पास जो 4 कार्बन बचे उनसे आपके पास 2 इथाइल अल्कोहल के या एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब इसका कोई मैकेनिज्म नहीं मैं आपको बता सकता क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके पास। ठीक है, बस आसान लफ्जों में ये मोलेसिस वाटर ऐड किया, उसके अंदर यीस्ट और इनवर्टेज एंजाइम ने एक्ट किया तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटा। अब ग्लूकोज पे जाइमेज ने एक्ट किया जो यीस्ट से आया है और वो उसके रिजल्ट में आपके पास एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। एक तो बेटे ये तरीका है सबसे आसान, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है और उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा मोलेसिस भी निकलता है। अच्छा, अब स्टार्च से भी बनाया जा सकता है। स्टार्च किस चीज़ के अंदर है? जितनी भी आपके पास है गंदम, चावल, मकई, ठीक है, चना, हर चीज उसमें स्टार्च है आपके पास। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च का फार्मूला होता है बेटे C6H510N। N यहाँ पे अब स्टार्च के अंदर ये बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं, ये वाले C6H5O10। ठीक है, तो N यहाँ पे शो कर रहा है कि मतलब डिफरेंट किस्म की स्टार्च होंगी हमारे पास, तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास फिर ये यूनिट्स की तादाद होगी, मतलब जुड़ा होगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो स्टार्च होता है बेटे वो इनफिनिट मतलब बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वो मतलब डिपेंड करता है हस्बे ज़रूरत कि आप कितना मतलब लेना चाह रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली होता ये है कि आपके पास जब स्टार्च वाटर उसके अंदर ऐड किया जाता है तो यीस्ट ऐड की जाती है तो एंजाइम सिक्रीट होता है यीस्ट से जिसका नाम है डाइएस्टेज। वो स्टार्च को तोड़ देता है, ये स्टार्च है, इसको तोड़ के बेटे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। अब माल्टोज का फार्मूला क्या है? C12H22O11, सुक्रोज की तरह। वंस अगेन ये एक दूसरे का आइसोमर्स है, इस वजह से फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट माल्टोज नॉट द सुक्रोज। ठीक है, अब ये जो माल्टोज है बेटे, माल्टोज, अब इसके ऊपर एक इसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, फिर से ये माल्टोज जो है इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है माल्टेज जो कि इससे ही निकलता है। अब ये माल्टेज क्या करता है? इसको तोड़कर कन्वर्ट कर देता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब बन गए, ग्लूकोज के ऊपर तो सिर्फ एक ही एंजाइम एक्ट करता है। ग्लूकोज के ऊपर बेटे जैसे यहाँ पे ये सेम रिएक्शन है, कोई एंड पे है यहाँ पे कि ग्लूकोज के ऊपर बेटे जाइमेज एंजाइम और यीस्ट, ये मतलब जो यीस्ट से जाइमेज एंजाइम निकला है वो एक्ट करेगा और ये फिर आपके पास जो ग्लूकोज है ये टूट के दोबारा से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये आपके पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे आपसे बेटे अल्कोहल प्रिपेयर किया जा सकता है। वंस अगेन कि आपके पास एंजाइम ने एक्ट करना है, अगला प्रोडक्ट, फिर उस पे एंजाइम ने एक्ट करना है, अगला प्रोडक्ट, फिर उस पे एंजाइम ने करना है, अगला प्रोडक्ट। और फर्मेंटेशन सबसे आसान तरीका है इंडस्ट्री के अंदर और सबसे इकोनॉमिकल तरीका है जिससे हम एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को बड़ी आसानी से
बना सकते हैं। तो ये आपने मेथड डिस्कस कर लिए। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो आपके पास बेटे अल्कोहल आता है वो 100% प्योर नहीं होता। अल्कोहल जो आपके पास आता है वो 100% प्योर नहीं होता, हम उसको प्योर करते हैं। मतलब क्या होता है, उसको थोड़ी सी कहानी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एथेनॉल के अंदर ही डिस्कस होगी। आपने फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन तो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने वहां पे अंदर ही बहुत सारा पानी, एक टैंक था ना, आप इसको समझिएगा, ऐसे एक टैंक था आपके पास, इसको फर्मेंटेशन टैंक बोलते हैं। आपने इसके अंदर मोलेसिस ऐड कर दिया, आपने इसके अंदर वाटर भी ऐड कर दिया, आपने इसके अंदर यीस्ट भी ऐड कर दी जिसने बहुत सारे एंजाइम भी बनाए, और ये रिएक्शन होते रहे अंदर, और एज रिजल्ट यहाँ पे आपके पास C2H5OH जो कि आपके पास एथेनॉल था वो बनता रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ये 100% एथेनॉल तो ना बनेगा, मतलब इसके अंदर तो बहुत सारा वाटर है। तो आपके पास बेटे जो एथेनॉल बनता है वो मे भी आपके पास बने अप्रोक्सीमेटली 12%, 13%, 12% से 13% तक बनता है। बड़ी आप छलांग लगा देंगे, कंडीशन वगैरह ऊपर नीचे कर लेंगे तो 14% बन जाएगा। इससे ज़्यादा प्योर एथेनॉल नहीं बनता। 14% से क्या मुराद है कि आपके पास अगर 100 मालिक्यूल हैं टोटल सोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर 14 मालिक्यूल एथेनॉल के होंगे, बाकी वाटर होगा। तो 14%, 13%, 12% हमारे पास एथेनॉल बनता है। फिर हम क्या करते हैं बेटे, जो एथेनॉल आता है हमारे पास, हम उसको करते हैं सेपरेट, और फिर हम उसको करते हैं, उसकी करते हैं डिस्टिलेशन। क्या करते हैं उसकी हम? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो चीज़ों का अलग कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एथेनॉल के साथ वाटर भी था जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज कम थी। हम क्या करते हैं बेटे, एथेनॉल को एक बीकर के अंदर, एक फ्लास्क के अंदर या एक बीकर के अंदर ना ऐसे हीट करते हैं, यहाँ जो भी उसका मिक्सचर था 14%। जब हम उसको हीट करते हैं ना, तो जो एथेनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है 78 सेल्सियस, और वाटर का ज़्यादा होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास 100 सेल्सियस। तो हम इसको 78 से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, 78 सेल्सियस पे हम करीबन हीट करते हैं इसको। तो एथेनॉल जितना भी होता है ना यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर, वो आपके पास उगता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर हम उसको एक ट्यूब के जरिए अलग एक बीकर के अंदर जाके आगे कंडेंसर लगा के उसको ठंडा कर लेते हैं और यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं ऐसा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाके उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और चीज़ को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एथेनॉल आएगा, वाटर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वाटर तो यहाँ से जा ही सकता है ना। फिर भी बेटे आपके पास जो अल्कोहल ऑब्टेन होता है वो 95% अल्कोहल होता है, ठीक है, 95% अल्कोहल। अब जो 95% अल्कोहल है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप 95% तक ही अल्कोहल को प्योर कर पाते हैं, इससे ज़्यादा होता ही नहीं। फिर बेटे हम एक और तकनीक लगाते हैं कि अब इसके अंदर जो 5% वाटर है इसको कैसे रिमूव करें। तो फिर हम यूज़ करते हैं इस रिएक्टिफाइड स्पिरिट के पास ही कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या सॉरी ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेटिंग नहीं, ड्राइंग एजेंट। अब ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं, वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और आपके पास जो अल्कोहल होता है वो फिर 100% प्योर हो जाता है, 100% हो जाता है, मतलब उसमें कोई वाटर नहीं रहता। अब जो 100% अल्कोहल होता है बेटे, इसको फिर हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट अल्कोहल। लेकिन जो फर्मेंटेशन से बनता है वो सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम 14% तक हो सकता है। फिर उसके बाद हम डिस्टिलेशन करवा कर और फिर आगे ड्राइंग एजेंट वगैरह यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको 100% प्योर करते हैं। अब ड्राइंग एजेंट बहुत सारे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूज़ किया गया दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास बातें होगी सारी की सारी कि एथेनॉल किस तरह से बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको 100% में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। अब एथेनॉल हम पी ना लें, शराब है और लैब के अंदर मतलब साइंटिस्ट काम कर रहा है और क्या चल यार 2 घुट ला लिए थे नाल 2, मतलब थोड़ा सा पी लूँ मैं और थोड़ा सा काम भी कर लूँ, फिर काम तो नहीं होगा, बस वो पी के लगे ही रहेगा कुछ और करने। तो फिर इसलिए इस पर्पस के लिए बेटे आपके पास जो अल्कोहल होता है, जो लैब के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है, खासतौर पे एथेनॉल, हम उसको करते हैं डीनेचर। क्या करते हैं? डीनेचर। और इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या होती है डीनेचरेशन? आखिरी टॉपिक है, जरा सुन लें। डीनेचरेशन बेटे सिर्फ इस वजह से की जाती है अल्कोहल की कि उसका जो ड्रिंकिंग पर्पस है ना उसको खत्म किया जा सके, मतलब कोई पी ना ले उसको। उनके यहाँ मतलब
अब मुस्लिम्स के यहाँ तो अल्कोहल हराम है ना, ठीक है, लेकिन जो उधर भी है ना अल्कोहल को अवॉइड करवाया जाता है क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो डीनेचुरेशन से मुराद ये है कि आपके पास अगर एथेनॉल है, मतलब इथाइल अल्कोहल का एक टैंक पड़ा हुआ है, तो आप उसके अंदर अगर थोड़ी सी मेथनॉल ऐड कर दोगे, थोड़ी सी मेथनॉल मतलब थोड़ी कुछ परसेंटेज में, या भी बेटे आप उसके अंदर पिरीडीन ऐड कर दोगे। पिरीडीन क्या होती थी? पिरीडीन कुछ क्या होता था? अगर आप ये दो चीजें ऐड कर दोगे एथेनॉल के अंदर, शराब के अंदर, तो बेटे फिर आपके पास जो शराब है ना वो जहरीली हो जाएगी, मतलब ये एज अ पॉइजन एक्ट करेंगे, ये दोनों ये एज अ पॉइजन एक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब पता है मुझे कि इसके अंदर जहर है, पॉइजन है, सही है, डीनेचर्ड अल्कोहल है जो भी लैब के अंदर आ रही है, तो इसका डेफिनेटली फिर मुझे होगा कि मैं इसको पीऊंगा नहीं। तो फिर ये डेफिनेटली आपके पास ये डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल इसका ड्रिंकिंग पर्पज कहने के अवॉइड करवाने के लिए किया जाता है। अब मेथनॉल आप सिर्फ 10% ऐड कर दें, मतलब अगर आपके पास 90 ml अल्कोहल है एथेनॉल, आप उसके अंदर 10 ml मेथनॉल ऐड कर दें, ये पीने के काबिल नहीं रहेगा अल्कोहल, अगर आप पिएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, पिरीडीन की बहुत माइन्यूट क्वांटिटी 1% या इससे भी कम अगर ऐड कर देंगे तो पिरीडीन डीनेचुरेशन का काम कर देता है। तो ये आपने पढ़ लिया आज नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके बाद उसके रिएक्शन। तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।